में आधुनिक होंगे, इस देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, डिजिटल तमाम चीज़ों के साथ जुड़ेंगे और जो यूरोप में जैसा जीवन है लोगों का, हमारा भी जीवन वैसा बेहतर होगा। हम भी इस देश के नागरिक कहलाएंगे, भारतीय कहलाएंगे। मगर जब हम 72 साल बाद देखते हैं आज, तो हम भारतीय नहीं हैं, हम आज भी जातियों से हमें पुकारा जाता है। आज भी हमें लोग जातियों के नाम से पुकारते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हमारे घर जलाते हैं। तो सवाल इस बात का है कि आज 72 साल बाद इस देश की उन मनुवादी शख्सियतों को, जिन्होंने कि भारत के संविधान की आड़ में पूरी शक्ति को अपने हाथ में रखा और आज इस देश को बर्बाद करने की कगार पर हैं, बेचने की कगार पे हैं, तो उनको मंथन करना होगा। तो मुझे तो सिर्फ इतना मंथन करना है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक के बीच में जो भी अधिकार डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब हमें दे गए थे SC STs को, स्पेशल जो हमें वो एक विशेष अधिकारों के साथ जो हमें छोड़ गए थे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल, तो हमें जब चारों तरीके से हमें जब मजबूत करना था तो हम हुए क्यों नहीं। और ये जो आप निगमीकरण और जो निजीकरण की बात कर रहे हैं, ये इसमें हमारे जितने भी अधिकार हैं वो पूरी तरह से उन पर कुटाराघात हो रहा है, बर्बाद होने की कगार पर हैं, खत्म होने की कतार है। इसीलिए हमें चिंता है क्योंकि अगर ये बिक जाएगा सारा का सारा, तो जो हमारा रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन सिर्फ उसमें सरकारी संस्थान में लागू होता है। और जब सरकारी संस्थान नहीं रहेंगी तो हमारा हिस्सेदारी, रिजर्वेशन का मतलब है हमारा उसमें पार्टिसिपेशन, हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व कैसे बचेगा। अब हमें एक लाला थोड़ी ना रख लेगा, और रखेगा भी तो वो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए जो परमानेंट 4th क्लास एम्प्लॉय को जो 70-80 हजार रुपए मिल रहा है सरकारी, उसमें वो थोड़ी मिल जाएगा हमें। और प्लस हमारे दूसरे सुविधाएं हैं, हमें क्वार्टर मिलता था यहाँ पर शहर में, हमें पढ़ने के लिए फ्री मिलता था, जो हेल्थ केयर मिलता था, DA मिलता था, हमें वेज रिवीजन मिलता था, प्रमोशंस मिलती थी, वो तमाम सीनियरिटी मिलती थी, वो चीज़ें थोड़ी मिल जाएंगी। उसके साथ में जो सोशल सिक्योरिटी है, ESI है, PF है, पेंशन्स हैं, ये चीज़ें थोड़ी मिलेंगी। लाला देने वाला है क्या। और जो हम 8 घंटा काम करते हैं वो 8 घंटा इन्होंने ऑफिशियली 12 घंटा कर दिया है, और लाला तो कहेगा भैया सुबेरे आ जाओ, आने का टाइम होगा, जाने का कोई टाइम नहीं होगा। और तीसरी बात, ये मुख्य बात, सिर्फ खतरा इससे नहीं है निजीकरण से और निगमीकरण से, एक सबसे भारी खतरा तो ये हो गया जो इस देश के मजदूर वर्ग ने अपने आंदोलनों के जरिए और डॉक्टर अंबेडकर की कृपा से जो 1942 के बाद उन्होंने लेबर मिनिस्टर बने इस देश के, और उन्होंने जो लेबर कानून बनाए थे, और जो इस देश के मजदूर ने लड़के 42 लेबर कानून लिए थे, जिसमें ID एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है जो मुख्य एक्ट है, ग्रेजुटी एक्ट है, और ये अब सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, ये जितने भी कायदे का कंपनसेशन एक्ट है वो। तो क्या लगता है कि आप लोगों की, मैं सीधा कह दूं, अगर SC जिसमें वाल्मीकि समाज है, उसकी यहाँ लगभग 40 लाख से ऊपर जनसंख्या है, लेकिन ना तो वो अपना मेयर बना पाए, ना यहाँ मुख्यमंत्री बना पाए, क्या मैटर चल रहा है। देखिए, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस समाज में चलनी चाहिए थी वो नहीं चल पाई, जिसका फ़ायदा इन्होंने उठाया मनुवादियों ने। लेकिन पिछले 2018 से लगातार वाल्मीकि समाज के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, एक उसमें अवेयरनेस की लड़ाई चल रही है, और 2 चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरे इस पर हम मेयर बनाने के इसलिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और तीसरी बात ये कि जो अनुसूचित जाति में दूसरी कुछ जातियां हैं, हमारे जाटव हैं, चमार जातियां, वो ऑलरेडी पहले से ही पॉलिटिकली बहुत साउंड है, तो उनके साथ भी हमारी कवायद चल रही कि मिल करके लड़ें। वो अब लाला जी के साथ है, हम कह रहे हैं लाला जी छोड़ो और यहाँ पर बांट लो भाई, एक मेयर बांट लो एक इलाके का। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई हमारे इस कैंपेन से, OBC समाज, जैसे हम अनुसूचित जाति में हम वाल्मीकि समाज कहते हैं हम उपेक्षित हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाए, उसी तरीके से OBC समाज में गुजर समाज है, उसको भी पॉलिटिकली रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, उसमें जाट समाज वो लेके गया उसका सारा फायदा। तो वो उन्होंने भी अपना राजनीतिक संघर्ष बनाया और उन्होंने कहा कि हम हमारे साथ दिल्ली में वाल्मीकि मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमें वो सपोर्ट करेंगे। उन्होंने हमें ये पूरा आश्वासन दिया, और कल उनका मेरठ में उनका सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन, हमें इनवाइट किया, मंच से घोषणा होगी कि दिल्ली में वो वाल्मीकि समाज को सपोर्ट करेगा, गुजर समाज, और हम ये अनाउंस करेंगे कि दिल्ली के बाहर और दूसरी जगहों पर हम गुजर समाज की उनके साथियों को हम सपोर्ट करेंगे। अज्ञानी वाल्मीकि समाज की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि समाज का कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर एक भगत जी ना हो। आज तक उन्होंने मंदिर को नहीं छोड़ा, और एक तरफ वो जाटवों की बात करते हुए हमारे ये रिजर्वेशन खा गए। आप जैसे नेता जो कहते हैं भी तुम्हारा जैसा भी आपने जाटवों का नाम लिया कि राजनीति में सबसे आगे हैं, लेकिन सब जब तक वो बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। और आप 2004 से 14 से लोगों को समझाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी बात नहीं समझ रहे हैं लोग कि भाई आप मंदिर को छोड़ो, बाबा साहब को पढ़ो, संविधान को पढ़ो।
देखिए, अभी खतरा इस बात का नहीं है कि वाल्मीकि समाज मंदिरों में कहाँ पर है। मंदिरों में तो ब्राह्मण भी जाते हैं, ठाकुर वो भी जाते हैं, मगर वो पॉलिटिकली उन्होंने कब्जा किया हुआ। सवाल इस बात का नहीं है। अब मंदिर बाबा साहब आर्टिकल 25 में लिख गए थे, कोई किस भगवान को मानता है, किस धर्म को मानता है, वो उनका व्यक्तिगत मैटर है। मगर हम उनको कह रहे हैं भाई आप किसी को मानो, किसी मंदिर में जाओ, मगर राजनीतिक रूप से तो आप यहाँ पर आ जाओ। मगर अब खतरा ये हो गया, सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि ये वाल्मीकि समाज तो बेचारा मंदिर में जा ही रहा है, ये तो है ही अज्ञानी, इनको तो समझ है ही नहीं, समझा भी कुछ कर रहे हैं। मगर खतरा ये हो गया है, जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो कर रहे थे, जो जय भीम कहते हुए उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, अब वो लोग एक लाला के पीछे लग गए दिल्ली के अंदर। वो समाज जिसको कि अनुसूचित जाति का नेतृत्व करना था, वो एक लाला के पीछे जो कह रहा है, बिल्कुल के कुर्बानियों के बाद जिस मूवमेंट को खड़ा किया, 85% के लोगों को मूवमेंट खड़ा किया, और जिसका नारा ये था कि तिलक तराजू और तलवार, मारो इनको जूते चार। नहीं सर, ये नारा आपने कहाँ सुना और कहाँ लिखा है? जी, आप मायावती को बदनाम करते हैं, कांसीराम साहब को बदनाम करते हैं, लेकिन उन्होंने, मायावती ने भी एक बहुत बड़े मीडिया चैनल को बताया भाई हमारा नारा नहीं था। उस समय कांसीराम साहब से भी पत्रकारों ने पूछा, कहा कि भी हमारा नारा नहीं है, किसने बनाया हम नहीं जानते। चलो, हमने तो आप ही भाई लोगों से सुना, हो सकता है चलो हम इसको करेक्ट कर लेते, चलो ये नहीं भी था तो। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले, जो उनकी लड़ाई जिनके साथ थी, एक अलग आपको 85% का मूवमेंट चलाना था, आप फिर जिनके विरुद्ध वो मूवमेंट खड़ा हुआ, भाई मूवमेंट तो उन्हीं के विरुद्ध खड़ा हुआ। आप इस बात को तो मानेंगे कि मूवमेंट तो 15% के खिलाफ था, 85% का था ना। चलो तिलक तराजू तलवार को छोड़ दो, ये नारे को छोड़ दो, लेकिन जो मूवमेंट था बहुजन मूवमेंट, वो तो 85% SC ST OBC माइनॉरिटीज का था, वो इन तीनों के खिलाफ था, इस 15% के खिलाफ था, इनके खिलाफ था ना। तो जब उनके खिलाफ वो मूवमेंट था, तो आज उन्हीं को आप अपनी सर पे बिठा करके आप उनको, उनके ब्राह्मणों को, और कह रहे हैं परशुराम की आप धर्मशालाएं बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। जिस परशुराम ने हमें इस देश के अंदर हमें गुलाम बनाया, जिस परशुराम ने 22 बार क्षत्रियों को काटा इस देश के, और उसमें से हमें गुलाम बना करके हम इस देश के हम यहाँ झाड़ू मार रहे हैं। हम अब जो यहाँ पर बने, हमें मारने वाला ब्राह्मण, वो कत्लेआम करने वाला हमारे पूर्वजों का, आज आप ये कह रहे हो इस बात को कि आज हम उनको सर पे बिठा लें? 85% कम थे, जो 2% को भी सर पे बिठा रहे हो। 85% पूरे नहीं पड़े। राजनीतिक समीकरण बनाना या सोशल इंजीनियरिंग करनी है तो 66 जातियां उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की, पहले उनके साथ कर लो भाई। अपने वाल्मीकि समाज को तो आप प्रतिनिधित्व दोगे नहीं, आप ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व दोगे भैया, हमें मतलब आप कहना चाह रहे हो ब्राह्मणवादी विचारधारा से ग्रसित हो चुकी है क्या? पूरी तरह हो चुकी है, और वो हमारी बहुजनों की नहीं है, वो अब सर्वजनों की पार्टी है। इसलिए अब हम खुद अपना पॉलिटिकल मिशन अब बढ़ा रहे हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अगर बात करते हैं तो दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वजन में हम कहाँ हैं? हम तो आज भी बहुजन है भाई, हम भी आज अनुसूचित जाति है। आज भी हमें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आज भी सलमान खान जैसा आदमी, या वो दूसरी हीरोइन है, वो शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की, वो बंगी कह देती है। आज भी उनकी मेंटेलिटी नहीं बदली, इतनी बड़ी स्टार पढ़े लिखे लोग। तो भैया हम कहाँ हैं सर्वजन में? हम कहाँ हैं बताओ ना, हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम चुप हो जाएंगे, हम भी कहेंगे बहुत बढ़िया सर्वजन हित है। सर आप कह रहे हैं हमें भागीदारी नहीं मिलती, जब कभी वाल्मीकि समाज पे या किसी तरीके का इस तरीके का आरोप लगता है, तो सर उसको भी वही बहुजन के लोग जिन पर आरोप लगा रहे हैं वही आंदोलन आगे लेके चलते हैं। मनीषा के केस के अंदर जाटवों ने सबसे बड़ी भागीदारी अपनाई, अभी नागल में हुआ उसमें भी जाटवों ने सबसे ज़्यादा भागीदारी अपनाई। आप भागीदारी लेना नहीं चाहते हैं, आप तितर बितर भटके रहेंगे तो कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो बात चलेगी ना सर। सर देखिए, जब चिड़िया चुग गई खेत, हाँ 72 साल में जो रिजर्वेशन और जो हमें बजट का हिस्सा मिलना था, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं जाटव समाज ने, हमारे भाइयों ने खाया, हम ये कह रहे हैं जो सरकार थी, जो उसमें लिखा हुआ है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है 335 आर्टिकल 335 में, हाँ। कि अनुसूचित जातियों का ये इनमें सरकारी संस्थान में नौकरियों में रिजर्वेशन, अगर किसी संस्थान में अगर 20 सीटें निकली या 10 अनुसूचित जाति की रिजर्व हुई, 10 सीटें हैं, तो उसमें से 10 अलग अलग जातियों को लाना, उनको अपॉइंट करना, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी थी। उनको एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए था, क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 66 जातियां शेड्यूल्ड हैं, और दिल्ली के अंदर 36 हैं। 36 जातियों में अगर दिल्ली सरकार में कोई वैकेंसी निकलती है या भारत सरकार में, तो उसमें से आप अलग अलग जातियों के शेड्यूल कास्ट के एक आदमी को भरो ना, तभी तो वो सब लोग जातियां ऊपर आएंगी, तभी तो तरक्की करेंगी। उनको शिक्षा में रिजर्वेशन, उनको हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन क्यों नहीं देते हो? और ये कहते हैं कि जी वाल्मीकि समाज पढ़ा लिखा नहीं है। सबसे पहले डॉक्टर हमारे भगवान दास जी बाबा साहब के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रहे, वरिष्ठ अधिवक्ता, कौन कहता पढ़े लिखे नहीं है? और मान्यवर कांसीराम जी को मान्यवर कांसीराम बनाने वाले
वाल्मीकि दीना भाना वाल्मीकि जी जो सुपरवाइजर थे उस समय वहां पर पूना की उस कारखाने में DRDO में, जहां पर आयुध फैक्ट्री थी भारत सरकार की, और जिसमें एक क्लास अफसर थे हमारे मान्यवर काशीराम जी।